गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एनटीटी के पेपर नंबर फर्स्ट के यूनिट नंबर थर्ड का क्वेश्चन चैप्टर नंबर फिफ्थ का क्वेश्चन नंबर सेकंड है वो देखेंगे। पहले हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा था, तो उसमें क्या है, अलग अलग टाइप के जो मापन के ऊपर टिप्पणियाँ दी गई थी। अब हम देखते हैं मापन के उपकरण कौन कौन से हैं। जब हम मानसिक है, सामाजिक है, हम किसी भी प्रकार का मापन करते हैं तो उसमें हम उपकरण कौन कौन से यूज लेते हैं। तो ये हम देखते हैं मापन के उपकरण। उपरोक्त वर्णित मापन तकनीकों का प्रयोग करके मापन के उपकरणों की रचना की जा सकती है। मापन के उपकरण से अभिप्राय एक ऐसे तैयार साधन से है जिसका सरलता से उपयोग करके मापन किया जा सके। मनोवैज्ञानिक मापन के क्षेत्र में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों को कई भागों में बांटा गया है। तो इसमें मनोविज्ञान में उपकरणों का मतलब ये नहीं है कि हम साइंस वाले जो उपकरण है वो लेके आ रहे हैं, कोई केमिकल लेके आ रहे हैं, कोई मशीन लेके आ रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या है, अब जैसे हमने निरीक्षण विधि देखी थी, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, निरीक्षण विधि देखी थी, अवलोकन विधि देखी थी। तो निरीक्षण अवलोकन का मतलब क्या होता है कि हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसी बातचीत कर रहा है, उसका सोचने का तरीका कैसा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम सामने क्या कर रहे हैं, हम सामने वाले को देख रहे हैं, सामने वाले का अवलोकन कर रहे हैं। वो चाहे प्रत्यक्ष उसके सामने हो या उसको पता नहीं है कि हम उसका अवलोकन कर रहे हैं। तो ये जो इन चीज़ों को हम किस में लेते हैं, उपकरण में लेते हैं, जो हमें मापन में क्या होती हैं, उपयोगी होती है। कि हम मापन करने के लिए जिन भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सारी किस में आती हैं, उपकरण में आती हैं। तो सबसे पहले देखिए, निरीक्षण अथवा अवलोकन की तकनीक विधि कौन सी होती है। निरीक्षण अवलोकन क्या होता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि निरीक्षण अवलोकन में क्या होता है कि सामने वाले का किस परिस्थिति में सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या होता है, अवलोकन होता है। निरीक्षण बहुत प्रचलित विधि है और इस विधि में मानवीय व्यवहार का अवलोकन किया जाता है तथा उसी के आधार पर आंकड़े किए जाते हैं। यह विभिन्न प्रकार की सामाजिक परिस्थितियों के मानव व्यवहार के मापन का सीधा तरीका है। तो इसमें जो परिस्थितियाँ होती है, विशेष परिस्थितियाँ होती है, सामान्य परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें सामने वाला व्यवहार कैसे किया करता है, उस व्यवहार का अवलोकन है वो किया जाता है। तो शिक्षा तथा मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस प्रविधि का उपयोग है वो प्रमुख रूप से नियंत्रित प्रयोगों में किया जाता है। तो बिना अवलोकन किए हम कुछ भी अध्ययन नहीं कर सकते हैं। व्यक्तित्व तथा बुद्धि के अनेक पक्षों का ज्ञान इनके द्वारा ही संभव होता है। तो ये अवलोकन है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आज हम क्लास में क्या देख रहे हैं, कोई बच्चा है वो बहुत ज़्यादा शरारती है या बच्चा दूसरे बच्चों की चीज़ें चोरी कर रहा है, तो वो जो चीज़ें हैं वो हम क्या देख रहे हैं, उसको प्रत्यक्ष उसको देख रहे हैं, ये चीज़ें करते हुए उसका अवलोकन कर रहे हैं कि ये जो समस्या है उस बच्चे में क्यों है। तो वो हमें कैसे पता लगता है, हमने कोई मशीनरी यूज थोड़ी की है कि वो हम पता लगाएंगे उस बच्चे का व्यवहार है वो चोरी वाला क्यों है। हालांकि हम किससे पता लगा रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, तो वो क्या है, अवलोकन विधि है। उसके बाद देखिए, व्यक्तित्व तथा बुद्धि के अनेक पक्षों का अध्ययन है उन्हीं के द्वारा संभव है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आदि मानव द्वारा प्रयुक्त मापन विधियां अवलोकन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इस काल का भारत तो शिकारी जानवरों की चीखें सुनता था, बहने वाली ठंडी हवा का अनुभव करता था, ऋतु आगमन आदि के ज्ञान का अवलोकन विधि से ही करता था। तो पहले क्या थे, पहले कोई कैलेंडर थोड़ी थे, पहले कोई नेट थोड़ी था। तो पहले क्या था कि वो किस चीज़ से पता लगाते थे, अवलोकन के द्वारा। जैसे सूर्य को देख लिया, चांद को देख लिया, हवाओं से आइडिया लगा लिया कि क्या टाइम हो गया है, कौन सी ऋतु चल रही है। तो ये जो सारी चीज़ों का पता लगाया जाता था, ये वो टीवी अखबार में नहीं देखते, नहीं वो कैलेंडर में देखते थे। तो वो इन चीज़ों का पता कैसे लगाते थे, वो खुद उसका क्या करते थे, अवलोकन करते थे, तो इससे पता लगाते थे। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार ज्योतिषी नक्षत्रों का अवलोकन करता है, चिकित्सक रोगी का निरीक्षण करके उसे छूकर नाड़ी गति का हाथ से अनुमान लगाकर उपचार की सलाह देता है। आप जैसे चिकित्सक है तो वो क्या देखते हैं, नाड़ी देखते हैं। अब नाड़ी देख के कौन सी उसको मशीन थोड़ी यूज किया, उसने हाथ से नाड़ी को चेक किया है, उसके बाद वो क्या बता रहा है कि उसको कौन सा रोग है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। तो वो भी क्या है, भी अवलोकन है। इस प्रकार शिक्षा एवं मनोविज्ञान के क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग है वो विभिन्न परिस्थितियों में छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने में भी पता लगाया जाता है। जैसे व्यक्ति एकांत में, समूह में, विशिष्ट परिस्थितियों में जो कुछ क्रियाएं करता है उसको निरर्थक नहीं समझा जाता। अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कई बार ग्रुप में होते हैं, अब ग्रुप में वो कैसे बात कर रहे हैं हम उसको अवलोकन करते हैं, हम उसको देखते हैं, हम उसको सुनते हैं, और जब वो टीचर्स के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं,
अवलोकन करते हैं। तो उसके बाद देखिए प्राय देखा जा सकता है कि बैठे तथा चलते फिरते अनेक प्रकार की अनावश्यक क्रियाएं करता रहता है। और कुछ शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, किसी की बुक्स को फाड़ दिया, कीबोर्ड टैब को तोड़ दिया, किसी की और की चीज़ को तोड़ दिया। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये हम अवलोकन से पता लगाते हैं कि वो कौन कौन सी अनावश्यक क्रियाएं कर रहा है और क्यों कर रहा है। उंगलियों का झटकाना, हाथ का झटकाना, अपने आप से बात करना आदि, तो ये सारी एक्टिविटीज क्या है, ये तो नेचुरल है। उसके बाद इन आवश्यक क्रियाओं को व्यक्तित्व के मापन में अत्यधिक महत्व है। अब कई बार क्या होता है, हम जैसे अवलोकन करते हैं, किसी को गुस्सा आता है तो हम क्या देखते हैं, उसका फेस लाल हो जाता है, तो उसकी आंखें लाल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हमें कैसे पता लगा कि ये बहुत ज़्यादा गुस्से में है, तो हमने उसका अवलोकन किया, हमने उसके फेस को देखा, फेस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता लग गया कि ये आदमी गुस्से में है। कई बार क्या होता है, कोई खुश रहता है, अपने आप स्माइल करता रहता है, तो हमें क्या पता लग जाता है कि इसको कोई ना कोई खुशी है। तो अवलोकन के द्वारा ऐसी चीज़ों का पता लगाया जाता है। व्यक्ति व्यवहार का अवलोकन किए बिना उसके संबंध में कोई भी निष्कर्ष नहीं निकाल सकता। पहले हम उसके व्यवहार का क्या करेंगे, अवलोकन करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में कोई ना कोई निष्कर्ष है वो निकाल सकते हैं। शुद्ध अवलोकन के लिए यह आवश्यक है कि अध्ययन की जाने वाली वस्तु की को ध्यान लगाया जाए, जो कुछ भी अवलोकन किया गया है उसे तत्कालिक लिख दिया जाए। तो सामने वाले के जैसे व्यवहार का हम अवलोकन कर रहे हैं, व्यवहार को हम देख रहे हैं, उसको तुरंत क्या किया जाए, उसको रिकॉर्ड किया जाए, टाइम पे लिखा जाए। क्योंकि स्मृति के क्षीण होने पर अवलोकन के समय की जो बातें हैं वो धूमिल हो जाती है। अब ज़्यादा टाइम निकल गया, हम किसी का अवलोकन कर रहे हैं, बीच में टाइम डिस्टेंस अगर टाइम ज़्यादा निकल गया तो हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं। इसीलिए हमें ये टाइम पे क्या करना है, नोट करना है। कुछ भी अवलोकन किया गया है उसे तत्कालिक लिख दिया जाए। तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा टाइम निकल जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, हमारे दिमाग से धूमिल हो जाएगी। साथ ही अवलोकन करने वाले में यह क्षमता भी होनी चाहिए कि वह किसी भी प्रकार के संवेगात्मक संतुलन का पता लगा सके, सामने वाले के संवेगों का पता लगा सके, कब वो खुश है, कब वो गुस्से में है, कब वो इरिटेट है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सामने देख के ही पता लगा सके। तो इन चीज़ों को क्या है वो जरूरी है, ये क्षमता होनी चाहिए मनोवैज्ञानिक में। वह यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षक केवल बालकों के शैक्षिक समायोजन का ही अवलोकन करते हैं तथा जीवन से संबंधित दूसरी परिस्थितियों में छात्र किस प्रकार समायोजन करते हैं, किस प्रकार का ध्यान है वो बिल्कुल नहीं देते हैं। तो सिर्फ क्या देते हैं, जो उनको पढ़ाना है उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, बाकी सेक्टर में बच्चे का व्यवहार कैसा है वो बोलता है उसका, तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसके जीवन से संबंधित परिस्थितियाँ हैं उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसके अतिरिक्त केवल समस्यात्मक बालकों के व्यवहार का ही निरीक्षण नहीं करना चाहिए, बल्कि सभी छात्रों का अवलोकन करना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक होते हैं, क्लास में चुपचाप बैठे रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, कुछ बच्चे पढ़ने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो ऐसे सिर्फ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं है कि जो बच्चे हैं जो पिछड़े हुए हैं, या बच्चा है जो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है या प्रॉपर नहीं है, सिर्फ उन्हीं बच्चों का अध्ययन नहीं करना है, बल्कि जो बच्चे बिल्कुल प्रॉपर हैं, अच्छे हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हैं, नेचर वाइज अच्छे हैं, उनका जो व्यवहार है वो भी दूसरों के साथ अच्छा है, तो हमें उनका भी अध्ययन करना है। और उनके साथ जो विकसित बच्चे नहीं हैं उनका भी अध्ययन करना है। तो हमें दोनों का अध्ययन है वो करना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अध्यापक को अपने अवलोकन के प्रति विश्वस्त होना चाहिए कि मैंने जो अवलोकन किया है वो सही है या नहीं है। साथ ही जिन व्यवहारों का वस्तुओं तथा दृश्यों का वह अवलोकन करना चाहता है उसमें उसका निष्पक्ष होना एक मुख्य शर्त है। मतलब अगर वो 2 बच्चों का अध्ययन कर रहा है, 3 बच्चों का अध्ययन कर रहा है, तो उसमें उसका निष्पक्ष होना जरूरी है कि वो ये नहीं है कि किसी बच्चे का पक्ष लेके वो उसके बारे में अच्छी चीज़ें दिखलाना है। तो ये क्या है, उसका मापन है वो सक्सेसफुल नहीं है। मात्र किसी के कहने पर या उसे विश्वास नहीं करना चाहिए कि उसमें निर्णय है अवलोकन करता पर ही निर्भर करता है। मतलब हमने किसी से पूछ लिया, किसी बच्चे का व्यवहार है वो उसके पीछे कारण क्या है, उसके पेरेंट्स से पूछ लिया, उसके आसपास वाले उसके साथियों से पूछ लिया, तो हमें उन पर बिलीव नहीं करना है, बल्कि हमें क्या करना है, हमें खुद को अवलोकन करके उसके बाद हमें निष्कर्ष निकालने हैं। अतः अवलोकन के परिणामों को अधिक संतोषजनक बनाने के लिए किसी प्रकार के आग्रह पक्षपात व भावुकता से प्रेरित है वो नहीं होना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हमें बच्चों का निष्पक्ष अध्ययन करना है कि हम ये नहीं कि किसी बच्चे को अपनी तरफ से अच्छा बना रहे हैं, किसी बच्चे को अपनी तरफ से बुरा बना रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बल्कि जो टीचर का जो अवलोकन है वो क्या होना चाहिए, बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये तभी वो उसका मापन है वो सही से कर पाएगा। अब देखिए अवलोकन
जिससे हम स्वयं व्यक्ति विशेष से ही पूछते हैं कि ऐसा आपने कितनी बार किया, कब किया, क्यों किया। तो यह आत्मनिरीक्षण है। तो आत्मनिरीक्षण क्या होता है, जब हम उसके खुद के बारे में पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, कब किया। तो ये जो चीज़ें क्या है, ये आत्मनिरीक्षण में आती हैं। इसके अतिरिक्त जब कोई शिक्षक बालक के व्यवहार का निरीक्षण करता है तब वह बाह्य निरीक्षण करता है। तो बालक के जो परीक्षण में हम क्या करते हैं, बच्चे के जो बाह्य विशेषताएं हैं सिर्फ उन्हीं का पता लगा सकते हैं। मतलब हमें उनका क्या करना है, बाह्य अवलोकन करना है। तो हम सिर्फ देखने के द्वारा, हम सिर्फ ऑब्जर्व करके उसका पता लगा सकते हैं। तो इस प्रकार के अवलोकन में किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ता है। मतलब हम किसी से पूछ रहे हैं कि इस बच्चे कैसा व्यवहार है, उसके पीछे रीजन क्या है, तो हमें किसी पर निर्भर रहना पड़ता है। अब जैसे कोई बच्चा है वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, अगर हम उसके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं तो पेरेंट्स है वो इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, तो इन चीज़ों का हमें पता नहीं लगता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। इस विधि में एक मुख्य दोष यह रह जाता है कि अवलोकन करता है वो व्यवहार के केवल एक ही पक्ष का अवलोकन कर पाता है, बाह्य पक्ष का अवलोकन कर रहा है, वो बाहर से देख रहा है। इस प्रकार के निरीक्षण में व्यक्ति बहुत सी बातों को छुपा देता है। मतलब उसकी जो इंटरनल बहुत सी चीज़ें हैं वो उसके सामने नहीं आ पाती हैं। ऐसा परिस्थिति जन्य परीक्षणों में किया जाता है। परिस्थिति जन्य परीक्षणों में ऐसे करने की जो प्रवृत्ति आती है, इसके पश्चात व्यक्ति के व्यवहार का निरीक्षण किया जाता है। तो अवलोकन का तो अन्य प्रकार से भी वर्गीकरण किया जाता है। तो अब देखिए, हम देखते हैं कि अन्य प्रकार से अवलोकन को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हमने क्या देखा था, बाह्य परीक्षण देखा था कि हम बाह्य अवलोकन के द्वारा है वो उसका जो मापन है वो बाह्य अवलोकन करके कैसे मापन का पता लगाता है। तो अब दो है वो इसके वर्गीकरण किए गए हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष अवलोकन और दूसरा है प्रत्यक्ष अवलोकन, अप्रत्यक्ष अवलोकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष अवलोकन कौन सा होता है। प्रत्यक्ष अवलोकन में व्यक्ति के यथार्थ स्थिति में निरीक्षण किया जाता है कि आमने सामने है, वो सामने वाला कैसा व्यवहार कर रहा है, किसके साथ कैसे बोल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं हम बाहर से देखते हैं, वो पता लगाते हैं। तथा निरीक्षण अपने अवलोकन को नियमित रूप से लिखता जाता है। अब जैसे जैसे घटनाएं होती जाती है, उसका व्यवहार कैसा है, व्यवहार चेंज हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, किन परिस्थितियों में उसका व्यवहार चेंज हो रहा है, तो इन चीज़ों को वो क्या करता है, वो क्रम वाइज है वो लिखता जाता है। तो स्वाभाविक है कि निरीक्षण करता की उपस्थिति में बालक का स्वभाव कुछ सीमा तक स्वाभाविक हो जाता है। अब जब बच्चे को पता लग जाता है कि हमें सामने टीचर देख रहा है या कोई और देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसके व्यवहार में क्या आ जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज आएगा, वो नेचुरल व्यवहार नहीं कर पाएगा। तो ये इससे एक दोष ये है कि निरीक्षण विधि में अगर सामने वाले को पता लग गया कि मेरा कोई निरीक्षण कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है मुझे, तो वो क्या नहीं करेगा, वो नेचुरल व्यवहार है वो नहीं करेगा। फलस्वरूप हमारा अवलोकन है वो क्रम शुद्ध नहीं कहा जा सकता। तो हम नहीं कह सकते कि हमने जो अवलोकन किया है उसके जो रिजल्ट है वो 100% सही है, श्योर है। तो इससे हमें है वो जानकारी है वो सही नहीं मिल पाती है। फिर भी प्रत्यक्ष अवलोकन प्रविधि के द्वारा बालकों के व्यवहार संबंधी विभिन्न पक्षों के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अबोध बालक के व्यवहार का मूल्यांकन के संदर्भ में इस विधि की मुख्यतः दो कारणों से होती है। तो इसमें हमने क्या अवलोकन किया हमने कि प्रत्यक्ष अवलोकन है, उसके रिजल्ट है वो कई बार अगर सामने वाले को पता नहीं होता कि मेरा कोई अवलोकन कर रहा है तो उसका व्यवहार क्या होगा, शुद्ध होगा। लेकिन अगर पता लग गया कि मेरा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है तब वो क्या करेगा, व्यवहार है वो नेचुरल नहीं करेगा, तो हमारे मापन के जो रिजल्ट है वो शुद्ध नहीं आएंगे। तो बालकों में भाषा का विकास सीमित रहने के कारण प्रत्यक्ष अवलोकन ही अधिक सार्थक होता है। तो उसका जो भाषा का विकास है वो कैसा है, तो उसमें अवलोकन के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, बच्चे की जो भाषा है उसको अच्छे से सिखा सकते हैं। अबोध बालक अपने व्यवहार को कृत्रिम बनाने की चेष्टा नहीं कर पाता है, अतः किसी अजनबी की उपस्थिति उसके व्यवहार को बहुत अधिक देर तक प्रभावित नहीं कर पाती है। तो कोई अजनबी है तो पहले तो बच्चा क्या करेगा, बनावटी व्यवहार करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम तक उसका जो व्यवहार है वो क्या नहीं करेगा, बनावटी नहीं रहेगा, अपना जो नेचुरल व्यवहार है वो करेगा। तो उसके बाद देखिए अप्रत्यक्ष अवलोकन। अप्रत्यक्ष अवलोकन में क्या होता है, तो अप्रत्यक्ष अवलोकन में प्राप्त तथ्यों के आधार पर व्यक्ति को समझने का प्रयास किया जाता है। यह प्रविधि प्रत्यक्ष अवलोकन का ही परिष्कृत रूप है। यह प्रविधि समाजशास्त्र के क्षेत्र में शोध कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। समाजशास्त्र के शोधकर्ताओं ने आदिवासियों की जीवन शैली का
विश्वसनीय परिचय इस प्रवृत्ति की मदद से किया है और इस प्रवृत्ति को प्रभावशाली बनाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष विधि कौन सी थी? अब जैसे बहुत से समाजशास्त्री थे जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने अध्ययन किया। अब जैसे जो आदिवासी होते हैं, तो आदिवासी कैसा व्यवहार कर रहे हैं, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं, कैसे परिवेश में वो रह रहे हैं, तो उनका अध्ययन करने के लिए हम लोगों ने कौन सी विधि अपनाई? अप्रत्यक्ष विधि। तो अप्रत्यक्ष विधि में वो प्रभावशाली बनाने के लिए ये टॉपिक्स हैं। सबसे पहले चयन किए गए व्यावहारिक पक्षों का विशिष्टीकरण कर लेना चाहिए कि हमें कौन कौन से व्यावहारिक पक्ष है उनका अध्ययन करना है, उनका मापन करना है, वो पहले से होना चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए। उसके बाद देखिए निरीक्षण कार्य का परिमाणन कर लेना चाहिए कि हम है वो निरीक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें कौन सी विधियाँ हम यूज ले रहे हैं और वो विधियाँ उसके लिए सही है या नहीं है। उसके बाद देखिए व्यवहार पर निश्चित करना चाहिए कि हमें उसका बिहेवियर पैटर्न है उसका कैसे पता लगाना है कि वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार कर रहा है। इस विधि का प्रयोग करने वाले अध्यापक को उचित प्रशिक्षण दिया जाए। तो इस जो अप्रत्यक्ष विधि का जो प्रयोग कर रहा है वो क्या होना चाहिए? प्रॉपर उसको टेक्निक का क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए कि उसे कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है और किस टाइम में करनी है। व्यवहार अवलोकन को लिपिबद्ध करने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब टाइम पे जो हम माहौल है, जो हम एनवायरनमेंट सामने वाले को दे रहे हैं, उस माहौल में वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उस टाइम के निकलने के बाद वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो हमें हर चीज़ को क्या करना है? लिपिबद्ध करना है, उसको लिखना है कि किस टाइम पे उसका जो व्यवहार है वो कैसा है। उसके बाद ये निरीक्षण विधि की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो सबसे पहले इस विधि का प्रयोग शिशुओं तथा वयस्कों दोनों के व्यवहार के अवलोकन के लिए किया जा सकता है। तो जो अप्रत्यक्ष विधि है उससे हम छोटे बच्चों के व्यवहारों का अध्ययन भी पता लगा सकते हैं और जो वयस्क है, जो बड़े हैं, वो भी किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं उनका भी हम क्या करते हैं? पता लगा सकते हैं। सेकेंड है इस प्रविधि का प्रयोग गूंगे बहरे अपंग व्यक्तियों के व्यवहार का मूल्यांकन करने के लिए भी किया जाता है। तो जो गूंगे बहरे होते हैं, जो विकलांग होते हैं, उनके जो व्यवहार का मूल्यांकन हमें करना है उसका अध्ययन भी हम अप्रत्यक्ष विधि से पता लगाते हैं। अब गूंगा बहरा होकर जो व्यवहार कर रहा है तो उसको पता नहीं है कि उसका क्या किया जाता है, उसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो जब उसको पता नहीं होता और वो जो व्यवहार कर रहा है उसको हम लिखते हैं कि किस टाइम पे वो कैसा व्यवहार कर रहा है, तो उसके लिए ये कामयाब है। निरीक्षण में बालक के यथार्थ व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। इसमें निरीक्षण में क्या किया जाता है कि कौन सी परिस्थितियों में वो व्यवहार है वो सही ढंग से कर रहा है या नहीं कर रहा, उसके सही व्यवहार का है वो इसमें पता लगाया जाता है। व्यवहार का अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों में ही लगाया जाता है। तो इसमें है वो कोई परिस्थितियाँ हैं वो प्रोवाइड नहीं की जाती है, उसको कोई स्पेशल माहौल नहीं दिया जा सकता है, उसको कोई समस्या नहीं दी जाती है, बल्कि उसका जो अध्ययन है वो नेचुरली किया जाता है। इस विधि के प्रयोग में सामान्यतः किसी विशेष प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है और इसका प्रयोग सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जा सकता है। तो इसका व्यवहार जरूरी नहीं कि कोई स्पेशल मनोचिकित्सक को वही करे, इसका व्यवहार है वो नॉर्मली कोई भी कर सकता है। अबोध बालकों का अध्ययन करने के लिए अवलोकन एक अत्यंत उपयोगी विधि है। तो कोई भी बालक है, साधारण बालक है, तो उसका अध्ययन अगर हमें करना है तो हम अवलोकन विधि से क्या कर सकते हैं? उसका अध्ययन कर सकते हैं। इस विधि के द्वारा व्यक्ति या समूह का निरीक्षण एक ही समय में करना संभव है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी भी ग्रुप का या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का हम एक ही समय में उसका क्या कर सकते हैं? अध्ययन कर सकते हैं। मतलब इसमें हमें क्या करना है? हमें तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, देख के है वो हमें उसका जो व्यवहार है उसका पता लगाना है। तो हम उसको है वो पर्टिकुलर परिस्थितियाँ जैसी हमें प्रोवाइड है उन्हीं परिस्थितियों में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी परिसीमाएं क्या है। निरीक्षण विश्लेषण करते समय पूर्व धारणाओं से प्रभावित होता है। मनोवैज्ञानिक इसे व्याप्त प्रभाव के नाम से पुकारते हैं। तो निरीक्षण विश्लेषण करते हैं तो पुरानी जो धारणाएं चली आ रही हैं उन्हीं धारणाओं को ये क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। तो ये क्या नहीं होती, ये प्रभावशाली नहीं होती, टाइम के अकॉर्डिंग है वो सही से यूज नहीं होती। अवलोकन करने में समय अधिक लगता है। तो अवलोकन ये तो है नहीं कि हमने बच्चे को एक बार देखा, एक बार ऑब्जर्व किया तो उसका जो रिजल्ट है हमने सही पता लगा लिया, उसके जो प्रत्येक चीज़ का मापन है वो हमने कर लिया, तो ऐसा संभव नहीं है। इसमें क्या लगता है? टाइम ज़्यादा लगता है। व्यक्ति के सहज व्यवहार में पर प्रेक्षक की उपस्थिति का प्रभाव पड़ता है। पूरे प्रयास करने पर भी बालक के मनोवैज्ञानिक पर्यावरण को सामान्य नहीं बनाया जा सकता।
अब जो बच्चा है उसको पता लग गया कि मेरा सामने वाला है वो ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे देख रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, तो वो क्या नहीं करेगा, वो नेचुरल व्यवहार नहीं करेगा। तो इसीलिए ये जो विधि है ये क्या नहीं है, ये सही लाभदायक नहीं है, क्योंकि सामने वाले को पता है, इसीलिए वो अपने व्यवहार में नेचुरलिटी नहीं रखेगा। वो क्या करेगा, कृत्रिम व्यवहार करेगा, अपने व्यवहार को चेंज करेगा और सामाजिक व्यवहार जैसा हम अपेक्षा करते हैं वैसा व्यवहार वो करेगा। इससे हम उसका मापन है वो सही ढंग से नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर विधि है वो आत्मनिष्ठ एवं पक्षपात की है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये नहीं एक बच्चे का जो प्रॉपर अध्ययन हमने किया है ये नहीं है, तो इसमें किसी का पक्ष भी किया जा सकता है। अब जैसे बच्चे के बारे में हम उसके पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, तो हो सकता है उसकी गलत बात को छुपा के हमें सही बात बता दे, तो सही बात नहीं बताए गलत बात बता दे, तो ये क्या हो जाता है, पक्षपात हो जाता है। इसके बाद देखिए व्यक्ति दिल में कुछ चाहता है और बाह्य व्यवहार में कुछ और प्रदर्शित करता है, तो ऐसी परिस्थिति में निरीक्षण लाभदायक नहीं होता है। मतलब उसके दिमाग में क्या ही चल रहा है और जो व्यवहार है वो हमें देख के अपने व्यवहार को चेंज कर रहा है, तो वो क्या है, नेचुरल व्यवहार नहीं कर रहा है। तो क्या होता है, इसका जो ये जो निरीक्षण है ये क्या नहीं रहता, ये लाभदायक नहीं रहता है। विभिन्न अवलोकनों के द्वारा दिया गया विवरण समान नहीं होता है। अब जैसे एक अवलोकन करता है वो एक टाइम पे बच्चे का अध्ययन कर रहा है, दूसरा अवलोकन करता है दूसरे टाइम पे उसका अध्ययन कर रहा है। अगर हम उनके डेटा को मिलाते हैं, हम उसमें सिमिलरिटी देखते हैं, तो उनमें क्या नहीं होता है, उसमें सिमिलरिटी है वो नहीं होती, तो उसका रिजल्ट है वो क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। विभिन्न अवलोकनों द्वारा दिया गया विवरण समान नहीं होता। अवलोकनों के स्वयं के भाव, उसकी मनोवृत्ति, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति, थकान आदि का भी अवलोकन में प्रभाव पड़ता है। तो उसके जो खुद की सोचने समझने की क्षमता है कैसी है, खुद के भाव कैसे हैं, तो वो क्या लगाता है, वो सिर्फ सामने वालों को देख के आइडिया लगा रहा है, तो हो सकता है उसका आइडिया गलत भी हो, तो ये क्या नहीं है, उसका प्रभाव है उस पर पड़ता है। तो ये इसकी क्या थी, लिमिटेशन थी। अब हम पढ़ते हैं इसके सुझाव, इसके कौन कौन से सजेशन दिए गए हैं, तो इसके सुझाव पढ़े हैं। अवलोकन विधि के सुझाव है वो कौन से हैं। निरीक्षण का उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित कर देना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हम जो निरीक्षण है वो उसका जो उद्देश्य क्या है, भाई हम हैं वो बच्चे के जो पढ़ाई में कमजोर है तो उसकी उन कमजोरियों का पता लगा रहे हैं, या बच्चा कक्षा में ध्यान नहीं दे रहा है तो वो अटेंशन क्यों नहीं दे पा रहा है, उन चीज़ों का पता लगा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें सबसे पहले फिक्स कर लेनी है कि हमें उनसे उसके कौन से सेक्टर का अध्ययन या मापन है वो हमें करना है। उसके बाद निरीक्षण की व्याख्या वस्तुनिष्ठ ढंग से, मतलब निरीक्षण की अगर हम व्याख्या कर रहे हैं तो हम अगर बच्चे के व्यवहार को लिख रहे हैं तो वो चीज़ें क्या होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, शॉर्टकट में हमें लिखनी होनी चाहिए। व्यवहार का मूल्यांकन अनेक अवलोकनों के आधार पर करना चाहिए, क्योंकि इससे विश्वसनीयता बढ़ जाती है। तो हमें ये नहीं करना कि हमने एक अवलोकन किया और हमने उसका रिजल्ट बता दिया कि इसका हमने मापन किया, इसका ये रिजल्ट नहीं। इसमें बहुत सारे अवलोकनों का प्रयोग है वो हमें करना चाहिए। अवलोकन विधि का प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब परीक्षण विधि उपयुक्त प्रतिशत न हो। अगर हमने उसका परीक्षण किया तो परीक्षण में अगर उसके रिजल्ट हमें सही नहीं लग रहे हैं, उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, अवलोकन करना चाहिए। जहाँ तक हो सके अवलोकक यह प्रयास करे कि उसका अवलोकन पक्षपात रहित हो, किसी का पक्ष नहीं खुले, और यदि व्यक्ति विशेष में उसकी रुचि नहीं है तो अच्छा होगा कि वह निरीक्षण न ही करे। अगर कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है, कोई उसको अच्छा नहीं लग रहा है, अगर उसका अध्ययन कर रहा है तो इससे अच्छा है कि उसको पक्षपात होने के बजाय उसका अध्ययन नहीं करे तो ये ठीक है, उसका अवलोकन किसी और से करवा सकते हैं। निरीक्षित घटना का रिकॉर्ड है वो उसकी वास्तविक एवं शुद्ध हो। अगर वो अवलोकन कर रहा है तो उसके व्यवहारों को अगर वो टाइम पे नोट कर रहा है तो ज़रूरी है कि उसने जो लिखा है वो क्या होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए। निरीक्षण संबंधी उपकरणों का निश्चय पहले से ही करना चाहिए कि हमें निरीक्षण करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का यूज करना है, कौन कौन सी विधियाँ हमें अपनानी है। इसमें हमने 2 मेथड पढ़े थे, उसमें से कौन सा मेथड हमें यूज करना है। तो इस प्रकार ये क्या था, मापन की विधियाँ थी, तो हमने इसके सारी विधियों को विस्तार से पढ़ा। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। थैंक यू।